डोनाल्ड ट्रंप साहसिक कदम उठाने वाले हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार अमेरिकी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखने वाले हैं, ठीक करग द्वीप पर। ये द्वीप साधारण जमीन नहीं है, ये ईरान के तेल उद्योग का केंद्र है, जो देश के 90% कच्चे तेल निर्यात को संभालता है और संघर्षरत अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते, इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कड़ी सुरक्षा नहीं है। अब ट्रंप की नजरें इस पर है। आज हम ऐसे कदम की बात कर रहे हैं जो मध्य पूर्व को जैसा पहले कभी नहीं हुआ हिला सकता है। हम देखेंगे कि ईरान और उसके सहयोगी चीन और रूस क्यों चिंतित हैं और कैसे यह एक कमजोरी सबसे ताकतवर तानाशाही शासन की हैरान कर देने वाली नाजुकता को उजागर करती है। यह समझने के लिए कि ट्रंप बार बार ईरान में स्पेशल फोर्सेस क्यों भेजना चाहते हैं, हमें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल से शुरुआत करनी होगी। ईरान के पास लगभग 208 अरब बैरल सिद्ध भंडार है, जो दुनिया में चौथे स्थान पर है। कड़े प्रतिबंधों और युद्ध के बावजूद ईरान ने व्यवधान से पहले भी रोज लगभग 1.5 से 1.6 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमतें करीब $85 प्रति बैरल है, जिससे रोज भारी नकदी आ रही है। यह सिर्फ कच्चा तेल विदेश भेजने की बात नहीं है, यही पैसा सरकारी वेतन, सब्सिडी और सैन्य अभियानों के लिए फंडिंग करता है। तेल चुपचाप पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। इसे हटाने पर सरकार को जिंदा रखने वाले नेटवर्क जल्द कमजोर हो जाते हैं। इस तेल का अधिकांश हिस्सा पाइपलाइनों से नहीं जाता, ये टैंकरों के जरिए फारस की खाड़ी पार करता है और हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। ईरान का अधिकांश निर्यात एक ही स्थान से होने के कारण सिस्टम बेहद नाजुक हो जाता है। ये कार्ग द्वीप है, जो दक्षिणी तट से 25 किलोमीटर दूर है। दूर से देखने पर यह शांत दिखता है, शायद काफी शांतिपूर्ण भी लगता है। पास से देखने पर यह अलग लगता है। सैटेलाइट व्यू में जूम करने पर कार्ग छोटा कोरल एटॉल दिखता है, करीब 20 वर्ग किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ इलाका, जिसमें विशाल स्टोरेज टैंक धातु के पहाड़ों की तरह खड़े हैं। लंबे जेटी गहरे पानी में सुपर टैंकरों के लिए फैले हुए हैं। भूमिगत पाइपलाइनें देश भर के क्षेत्रों से ईंधन ला रही हैं और भारी ट्रैफिक के लिए बनी एक पूरी हवाई पट्टी है। नक्शे बताते हैं कि यह बहरीन के अमेरिकी फ्लीट बेस के पास है और कतर सऊदी तट भी दिखते हैं, जिससे यह अमेरिकी सेनाओं के लिए खाड़ी में रणनीतिक रूप से नजदीक जगह है। यह छोटा सा द्वीप वो जगह है जहां से ईरान का अधिकतर तेल गुजरता है। इसे नियंत्रित करना देश की आर्थिक जीवन रेखा पर नियंत्रण जैसा है। कार्ग की कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं, ये अमेरिकी इतिहास का हिस्सा है जिसे सबके सामने जब्त किया गया। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले द्वीप के तेल ढांचे पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण था और तेल अमेरिकी निगरानी में निकाला जाता था। क्रांति के बाद यह सब अपने कब्जे में ले लिया गया। वेनेजुएला जैसे मामलों में विदेशी संपत्ति जब्त होने पर ट्रंप इसे नष्ट करने के बजाय नियंत्रण वापस पाने का मौका मानते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से कई जगह रनवे, रडार और कमांड सेंटर तबाह हो रहे हैं, लेकिन कर्ग पूरी तरह सुरक्षित है, जो बड़ा संकेत है। हाल ही में आई रिपोर्टों में, जिनमें एक्सियोस की रिपोर्ट भी शामिल है, यह पुष्टि हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी विशेष बलों के जरिए जब्ती पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। ये आमतौर पर इस्फहान में उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार की सुरक्षा से जुड़ा है। फिलहाल ये द्वीप दया से नहीं बल्कि रणनीति के कारण बचा है। ये आगे की घुसपैठ के लिए एक रिफ्यूलिंग पॉइंट, अभियानों के लिए एक बेस या यहाँ तक कि चीन पर दबाव बनाने के लिए एक साधन के रूप में काम आ सकता है, जिससे उसके रिफाइनरियों तक तेल की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। ईरान ये सब बहुत अच्छी तरह जानता है। कार्ग द्वीप पर पहले भी हमला हुआ है। ईरान इराक युद्ध में इराकी हवाई हमलों ने द्वीप और टैंकरों को निशाना बनाया, जिसे टैंकर युद्ध कहा गया। बीमा लागतें आसमान छूने लगी और जहाज के कर्मचारियों को लगातार खतरे के बीच यात्रा करनी पड़ी, लेकिन ईरान ने फिर भी वापसी की। सुविधाओं की मरम्मत की गई, शिपमेंट का रास्ता बदला गया और निर्यात जारी रहा। उस समय बमबारी से सिस्टम नहीं टूटा, लेकिन उसकी कमजोरी उजागर हुई। इतिहास भी संयम की गवाही देता है। जिमी कार्टर को बंधक संकट के दौरान कार्ग पर कब्जा करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने पीछे हटना ही बेहतर समझा, जैसे कि रोनाल्ड रीगन ने 1980 के दशक के टैंकर युद्ध के दौर में किया था। ट्रंप इस बार उस विकल्प को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते। पहले की तरह बमबारी कर जगह को समतल करने के बजाय
अब सोच ये है कि सेना भेजी जाए और वास्तव में द्वीप को सही सलामत कब्जे में लिया जाए। ये व्यवहार्य विकल्प है जो छोटे तटीय द्वीप के भूगोल से संभव है। ईरान द्वारा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दिखाए गए प्रतिरोध को देखकर पूरे देश पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। इसकी आबादी 8 करोड़ मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोगों की है और इसका भूगोल विशाल पहाड़ों व रेगिस्तानों से बना है। लेकिन एक अकेला द्वीप ज्यादा आसान लक्ष्य है। एक केंद्रित अभियान रक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर सकता है और टर्मिनलों पर अपेक्षाकृत तेजी से कब्जा कर सकता है। शायद तेल की आपूर्ति को कूटनीति का साधन बना सकता है, जिसमें ईरान को उसके अपने तेल राजस्व की कुछ बूंदें तभी मिलेंगी जब शासन या उसके उत्तराधिकारी अच्छा व्यवहार करेंगे। अमेरिका का इस क्षेत्र में पहले से दबदबा है और 5वां बेड़ा बहरीन में है, जिससे इसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका मतलब है कि युद्धपोत रोजाना खाड़ी में गश्त करते हैं और विमान वाहक स्ट्राइक समूह हजारों नाविकों और विमानों के साथ तैनाती के लिए तैयार रहते हुए बारी बारी से आते जाते रहते हैं। इस मौजूदगी का मतलब है कि किसी भी अभियान का पहला चरण पहले से ही पहुंच के भीतर है। अमेरिकी हवाई हमले पहले ही ईरानी रक्षा तंत्र पर भारी पड़ चुके हैं। रडार स्टेशनों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, मिसाइल बैटरियों को नष्ट कर चुके हैं और ईरान की वायुसेना के बड़े हिस्से को जमीन पर ही रोक दिया गया है। ट्रंप ने इन हमलों को खाड़ी में अमेरिका के जबरदस्त दबदबे का सबूत बताते हुए तुरंत रेखांकित किया। उनके ताजा बयानों के अनुसार दर्जनों ईरानी विमान पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं, या यूं कहें कि रनवे तबाह कर दिए गए हैं और कमांड सेंटर्स को बाधित कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान केवल ईरान की सेना को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं से परे शक्ति प्रदर्शन की क्षमता को नष्ट करने के लिए है। हमलों ने ईरान के तटीय रक्षा नेटवर्क को भी निशाना बनाया, जो करक द्वीप जैसे रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए था। ट्रंप ने दावा किया है कि इन अभियानों ने ईरान की निगरानी क्षमता का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म कर दिया है। इससे उसके रडार अंधे हो गए हैं और उसकी मिसाइल बैटरियां बेकार हो गई हैं। उनके अनुसार अमेरिका ने खाड़ी के ऊपर आसमान पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे नौसेना बलों के लिए करक पर अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता तैयार हो गया है। अपनी ताजा जानकारी में ट्रंप ने इस अभियान को ईरान की आर्थिक जीवन रेखा काटने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में पेश किया है। उन्होंने करक द्वीप को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बताया है, ये जोर देते हुए कि जैसे ही हवाई हमले रक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देंगे, अमेरिकी नौसेना बल द्वीप की नाकेबंदी के लिए तैनात हो जाएंगे। इससे टैंकरों की आवाजाही रुक जाएगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पहले से ही ईरानी धमकियों के तहत है और टैंकर यातायात धीमा हो गया है। ऐसे में करक को पूरी तरह से बंद कर देना ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोक देगा, जिससे अरबों की आमदनी लगभग रातों रात कट जाएगी। सिर्फ पानी पर नियंत्रण काफी नहीं है, जमीनी बलों को द्वीप पर भी कब्जा करना होगा। मरीन टुकड़ियां जो एम्फीबियस हमलों के लिए प्रशिक्षित हैं, रक्षा तंत्र के निष्क्रिय होने के बाद वहां उतर सकती हैं। हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट सैनिकों को सीधे अहम बुनियादी ढांचे तक ले जाएंगे। इसमें लोडिंग आर्म्स, भंडारण टैंक, संचार और नियंत्रण केंद्र शामिल हैं, जो निर्यात नेटवर्क को चालू रखते हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीमें संभवतः पहले आगे बढ़ेंगी और प्रमुख स्थानों पर कब्जा करेंगी, इससे पहले कि बड़ी सेनाएं घेराबंदी को मजबूत करें। कार्ग की स्थिति इसे संभव बनाती है। यह द्वीप कुछ किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए केंद्रित सेना इसे जल्दी सुरक्षित कर सकती है और कुछ घंटों में इसे ईरान के तेल नेटवर्क से काट सकती है। असली झटका सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके बाद अर्थव्यवस्था और लोगों पर पड़ने वाला असर होगा। तेल की कमाई ही पूरे सिस्टम को जोड़ कर रखती है। यही पैसा उन नेटवर्क्स को फंड करता है जो सरकार को चलाते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखते हैं। अगर इसे हटा दिया जाए तो ये सिस्टम बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं। ईरान के नेतृत्व को यह समझना होगा कि वे निर्यात को कैसे बहाल करें जो अब विदेशी नियंत्रण में होगा, या फिर वे वैकल्पिक आय के लिए जद्दोजहद करेंगे। लेकिन दोनों ही विकल्प आसान नहीं होंगे। जैसा कि आप शायद समझ सकते हैं, अपने छोटे आकार के बावजूद खरक द्वीप में पूरे शासन की नींव हिला देने की ताकत है। ये सब कहने के बाद भी अगर खरक द्वीप को ऑफलाइन कर दिया जाए तो भी ईरान पूरी तरह असहाय नहीं होगा। एक विकल्प पहले ही है। 2021 में तेहरान ने गोरेह जास्क पाइपलाइन शुरू की, जिससे फारस की खाड़ी के टर्मिनलों पर निर्भरता घटाई गई। खरक पर कच्चा तेल लोड करने और इसे होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए भेजने के बजाय यह पाइपलाइन बुशहर प्रांत से तेल को ओमान की खाड़ी के जास्क बंदरगाह तक पहुंचाती है। कागजों पर यह प्रणाली रोज लगभग 1 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है, पर असल में आंकड़े काफी कम हैं। असल में माना जाता है कि यहां से रोजाना
लगभग 3 लाख बैरल तेल ही भेजा जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि जास्क के आसपास का सहायक ढांचा अभी अधूरा है और दूसरा कारण यह है कि क्षेत्रीय तनावों के चलते संचालन में रुकावटें आ रही हैं। फिर भी ये पाइपलाइन ईरान के लिए एक जीवन रेखा है। ये कुछ निर्यात को जारी रखने का रास्ता बनाती है, जिससे टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की संकरी जल सीमा के बाहर भी लोड हो सकते हैं। इससे देश को कुछ आमदनी मिल सकती है, जबकि अधिकारी तेल व्यापार को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस योजना की सीमाएं भी हैं। खरक द्वीप ईरान के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा संभालता है। जास्क टर्मिनल इतनी मात्रा नहीं संभाल सकता। यहाँ तक कि अगर पाइपलाइन पूरी क्षमता पर भी चले तो भी यह खरक के सामान्य संचालन के दौरान प्रोसेस किए जाने वाले तेल से कहीं कम तेल ही भेज पाएगी। ये शुरुआती आर्थिक झटके को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन ये ईरान की निर्यात प्रणाली में द्वीप की जगह नहीं ले सकता। सुरक्षा का सवाल भी है। गोरेह जास्क जैसी पाइपलाइनें दूर दराज के इलाकों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फैली है। इससे सुरक्षा मुश्किल होती है। एक हमला या सुनसान जगह तोड़फोड़ से कच्चे तेल का प्रवाह बाधित हो सकता है। ईरान को बचाव देने वाला बुनियादी ढांचा आगे कमजोर कड़ी बन सकता है। पाइपलाइन थोड़ी राहत देती है, पर यह समस्या का समाधान नहीं है। कर्ग में बड़ी बाधा सरकार की आय घटाएगी। ईरानी रियाल गिरता रहेगा और सरकार सब्सिडी बनाए रखने में संघर्ष करेगी, जिन पर कई परिवार निर्भर हैं। जब लाभ खत्म होते हैं तो आर्थिक निराशा जल्दी सड़कों पर आ सकती है। पाइपलाइन थोड़ी देर राहत दे सकती है, लेकिन दबाव को बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसी कारण कर्ज का खोना शासन के लिए बड़ा झटका है। सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उस कहानी में भी जो वे दशकों से लोगों को बेचते आए हैं कि वे अटूट हैं। देखिए, 4 दशकों से भी ज्यादा समय से ईरान के नेतृत्व ने अपनी पहचान एक साधारण कहानी के इर्द गिर्द बनाई है, विरोध की। वे अपने लोगों से कहते हैं कि उन्होंने 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना किया, दशकों तक प्रतिबंधों का सामना किया और उन्हें अलग थलग या कमजोर करने की हर कोशिश से बच निकले। यह कहानी उनकी वैधता की नींव बन गई है। लेकिन अमेरिकी सैनिकों के हाथों कर्ग द्वीप गंवाना उस कहानी को रातों रात तार तार कर देगा। ये मामला सिर्फ तेल की आय का नहीं होगा, ये सरकार के लिए सार्वजनिक अपमान होगा, जिसे छुपाना या समझाना मुश्किल है। सरकारी टेलीविजन कोशिश करेगा, लेकिन साफ तस्वीरों के आगे प्रोपोगेंडा बेअसर रहेगा। अमेरिकी सेना डॉक संभाल रही है, टैंकर विदेशी निगरानी में तेल लोड कर रहे हैं और वहां अब अमेरिकी झंडे हैं जहां पहले ईरान का नियंत्रण था। वे तस्वीरें तुरंत पूरे देश और दुनिया भर में फैल जाएंगी और जब लोग यह देखेंगे तो कुछ गहराई से टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अटूट ताकत का मिथक फीका पड़ने लगेगा। कई ईरानी सालों से अपने नेतृत्व की क्षमता पर चुपचाप संदेह करते रहे हैं, लेकिन डर ने संदेहों को दबा दिया था। ऐसी प्रतीकात्मक हार देखकर वे निजी विचार साझा लगने लगेंगे। लोग वो बातें फुसफुसाने लगते हैं जो वे मानते तो थे, लेकिन कभी जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नेतृत्व के पास कोई समाधान नहीं है। जब किसी शासन की कहानी इस तरह बिखर जाती है तो सिस्टम के अंदर वफादारी बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। सुरक्षा अधिकारी ये सवाल करने लगते हैं कि जो आदेश उन्हें दिए जा रहे हैं क्या वे अब भी सही हैं। मध्यम स्तर के अधिकारी चुपचाप ऐसे तरीके ढूंढने लगते हैं जिससे वे खुद को उस नेतृत्व से दूर कर सके जो अचानक कमजोर नजर आने लगा है। यहाँ तक कि आम नागरिक भी महसूस करने लगते हैं कि ताकत का संतुलन बदल सकता है। क्रांतियां हमेशा भीड़ के साथ नहीं, कभी कभी शांतिपूर्वक भी शुरू होती है, पर सरकार के लिए उतनी ही खतरनाक होती है। एक धीमा देशव्यापी मनोवैज्ञानिक बदलाव, जिसमें लोग यह दिखावा करना छोड़ देते हैं कि व्यवस्था स्थिर है और आगे जो होने वाला है उसकी तैयारी करने लगते हैं। ईरानी नेतृत्व का सबसे बड़ा हथियार दशकों से यह विश्वास है कि वो सब कुछ झेल सकता है। उस अनिवार्यता ने आलोचकों को सतर्क और विपक्ष को बिखरा रखा। अगर दुनिया के सामने यह विश्वास टूटे तो व्यवस्था की रक्षा करने वाला डर घटने लगता है। एक बार ऐसा होने पर शासन के सामने संकट सिर्फ आर्थिक या सैन्य नहीं, बल्कि विश्वास का भी होता है। इतिहास बताता है कि जब लोग व्यवस्था पर विश्वास खो देते हैं तो वह उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बिखर सकती है। कर्ग पर कब्जे के असर ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। ऊर्जा बाजारों पर इसका असर तुरंत दिखेगा। अगर वैश्विक आपूर्ति से लाखों बैरल ईरानी तेल अचानक गायब हो जाए तो कीमतें कुछ ही समय में 10 या 20 डॉलर प्रति बैरल बढ़ सकती हैं। ये बढ़ोतरी सिर्फ वित्तीय बाजारों तक सीमित नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप, एयरलाइन टिकट और शिपिंग लागत में भी दिखती है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसका असर
आम लोगों पर तुरंत और तकलीफ देह होगा, क्योंकि तेल आपूर्ति घटते ही ईंधन के दाम बढ़ जाएंगे। एयरलाइंस जेट ईंधन की लागत बढ़ने पर टिकट महंगे करेंगी। शिपिंग कंपनियां खर्च खुदरा विक्रेताओं पर डालेंगी। यह दबाव पूरी सप्लाई चेन में फैलता है। किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान महंगे हो रहे हैं। शुरुआत में ड्राइवर ईंधन के दाम की शिकायत करते हैं। जल्द ही वे देखते हैं कि खाने की डिलीवरी, बस टिकट और हवाई किराए बढ़ रहे हैं और ये असर परिवहन से आगे भी जाएगा। ईरानी सरकार ने सालों से सब्सिडी देकर रोटी, बिजली और ईंधन जैसी जरूरी चीजें सस्ती रखी है, लेकिन ये सब्सिडी काफी हद तक तेल से होने वाली आमदनी पर निर्भर करती है। अगर ये आमदनी खत्म हो गई तो सरकार के लिए सब्सिडी चलाना मुश्किल होगा। परिवारों को दोहरी मार झेलनी होगी, क्योंकि बिजली और खाने की कीमतें बढ़ेंगी जबकि उनकी कमाई का मूल्य घटता जाएगा। महंगाई उनकी तनख्वाह को खा जाएगी। बचत की खरीद क्षमता घटेगी और रियाल की विदेशी मुद्रा के मुकाबले कीमत और गिर सकती है। छोटे व्यवसायों पर इसका असर तुरंत दिखेगा। जैसे जैसे घरों का बजट सख्त होता है, खर्च कम हो जाता है। जो दुकानें आयातित सामानों पर निर्भर है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ईरान मशीनरी, दवाइयों और कुछ खाद्य पदार्थों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। मुद्रा कमजोर होने पर इनका आयात महंगा हो जाता है। दुकानों की शेल्फें खाली होती है, दाम बढ़ते हैं। व्यापारियों को कारोबार चलाना मुश्किल होता है। सालों के प्रतिबंधों से पिस रहे मध्य वर्ग की हालत और खराब हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। शिक्षक, नर्स और सरकारी कर्मचारी का वेतन मुख्य रूप से तेल से होने वाली आमदनी पर निर्भर है। जब वो आमदनी घट जाती है तो वेतन मिलने में देरी होती है, वेतन कम हो जाता है या फिर वेतन मिलना ही अनिश्चित हो जाता है। निराशा चुपचाप उन संस्थाओं में फैलती है जो समाज चलाने की जिम्मेदार हैं। इसी समय युवाओं में बेरोजगारी, जो पहले से ही एक गंभीर समस्या है, कंपनियों के खर्च कम करने या पूरी तरह से बंद होने के कारण और भी बढ़ सकती है। लेकिन आर्थिक नुकसान सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं दिखेगा, बल्कि इसका भारी मानसिक बोझ भी होगा। ईरानी लोग दशकों से प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव में जी रहे हैं, फिर भी सरकार तेल को देश की सुरक्षा कवच बताती रही, जिससे व्यवस्था बनी रही। कर्ग द्वीप खोना जीवन रेखा खोने जैसा है, जिसका असर आर्थिक ही नहीं बल्कि ईरान के नेतृत्व में भी दरार डाल सकता है, क्योंकि तेल की आमदनी के बिना सरकार कमजोर हो सकती है। कट्टरपंथी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और तकनीकी विशेषज्ञ प्रतिक्रिया पर असहमत हो सकते हैं। स्थानीय गवर्नर केंद्र के आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वेतन न मिलने या निराश सुरक्षा बल नियंत्रण लागू करने में हिचक सकते हैं। आर्थिक पतन राजनीतिक अराजकता में बदल सकता है, जहां विरोध प्रदर्शन, गुटीय सत्ता संघर्ष और कार्क का अधिग्रहण अस्थिरता व शासन के झगड़ों का कारण बन सकता है। बाहर बड़े ऊर्जा आयातक भी अनुकूलन की कोशिश करेंगे। चीन और भारत ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में शामिल है और दोनों देशों को वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे। बीजिंग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खाड़ी में प्रमुख शिपिंग मार्गों के आसपास नौसैनिक बंदरगाहों को मजबूत कर सकता है, यह संकेत देते हुए कि वह सीधे संघर्ष में शामिल हुए बिना अपनी ऊर्जा जीवन रेखाओं की रक्षा करने का इरादा रखता है। वहीं भारत घरेलू स्तर पर कमी से बचने के लिए सऊदी अरब या इराक से अतिरिक्त कच्चा तेल जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकता है। विकल्प के तौर पर तेल हासिल करने की यह होड़ वैश्विक आपूर्ति को और भी सीमित कर देगी। जब बड़े खरीदार एक ही उत्पादकों से तेल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कीमतें और बढ़ जाती है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई को और बढ़ावा मिलता है। फारस की खाड़ी के एक छोटे से द्वीप पर शुरू हुई एक गड़बड़ी बहुत जल्दी एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया में बदल जाती है जो कई महाद्वीपों के घरों तक पहुंच जाती है। भू राजनीतिक प्रभाव केवल तेल आपूर्ति में रुकावट तक सीमित नहीं बल्कि गहरे होते हैं। ईरान की क्षेत्रीय साझेदारियां आर्थिक ताकत और तेल आय पर निर्भर है। अगर आय अचानक घटती है तो तेहरान के पास पूरे मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों और प्रॉक्सी समूहों को मदद के लिए कम पैसा बचेगा। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन की मिलिशिया ईरान की फंडिंग और हथियारों पर निर्भर है। अचानक आई कमी उनकी गतिविधियों को कमजोर कर देगी, जिससे उन संघर्षों में खाली जगह बन जाएगी जहां ईरान लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ये खाली जगहें ज्यादा समय तक खाली नहीं रहेंगी। सऊदी अरब और तुर्की जैसी प्रतिद्वंदी ताकतें इस खालीपन को भरने आगे बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र में प्रभाव का संतुलन बदलेगा और कई संवेदनशील क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। सीरिया में ईरान के समर्थन में कमी रूस की स्थिति को कमजोर कर सकती है,
लेबनान में हिजबुल्ला की फंडिंग कम हो जाएगी, जिससे उसकी ताकत दिखाने की क्षमता घट जाएगी। यमन में हूथी बलों के लिए अभियान जारी रखना मुश्किल होगा। इनमें से हर बदलाव नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका देगा, चाहे वे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हों या वैश्विक शक्तियां, जिससे अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। तेहरान में जो एक आर्थिक झटका शुरू होता है, वह पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे तक गठबंधनों के पुनर्गठन का कारण बन सकता है। इन सबको मिलाकर देखें तो यही वजह है कि कारग द्वीप इतनी बड़ी रणनीतिक अहमियत रखता है। इसे खोना ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा और दुनिया भर की सरकारों व बाजारों को तुरंत ढलने को मजबूर करेगा। तेल आपूर्ति के रास्ते और गठबंधन बदलेंगे, जिससे एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के घरों पर रोजमर्रा खर्चों का असर पड़ेगा। खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप अचानक वैश्विक आर्थिक झटके का केंद्र बन सकता है। अब ईरान के सबसे बड़े मददगारों में से एक रूस पर नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी महंगी और बिना उकसावे वाली जंग में फंसा है। अगर कारग द्वीप कब्जे में आया तो ये ईरान की आमदनी और मास्को की युद्ध मशीन दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। पुतिन वर्षों से यूक्रेनी शहरों पर हमले के लिए ईरानी ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं। तेहरान ने हजारों शाही ड्रोन भेजे हैं जो नागरिक इलाकों में टकराकर पावर स्टेशन तबाह करते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अगर ईरान का तेल की आमदनी रुक जाती है तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। पैसा न होने का मतलब है न तो उत्पादन होगा न ही शिपमेंट्स, और रूसी सेना बिना हथियारों के बेबस रह जाएगी, जिन्हें वे खरीद भी नहीं सकते। पुतिन एक सुबह उठ सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके ड्रोन की सप्लाई खत्म हो गई है, जिससे उनकी सेना पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इससे उनके तथाकथित तानाशाहों के गठबंधन का अंत हो जाएगा। पुतिन और भी ज्यादा अकेले रह जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि वह ऐसे साथी पर निर्भर हैं जो अब इतने गरीब हो गए हैं कि उनकी मदद भी नहीं कर सकते। दाव बहुत बड़ा है। कम ड्रोन से ज्यादा यूक्रेनी जानें बचेंगी और कमजोर क्रेमलिन को अपनी सीमित पूंजी विफल सेना पर खर्च करनी होगी। दुनिया देखेगी कि ईरान जैसे तानाशाहों का समर्थन असली परिणाम लाता है। आखिरकार कारग द्वीप का पतन रूस के पतन को तेज करेगा। जिसे पुतिन ने कभी एक भव्य योजना कहा था, वो अब जीवित रहने की एक बेताब लड़ाई में बदल जाएगा, क्योंकि उसकी युद्ध मशीन अपनी सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं में से एक से वंचित हो जाएगी। ये सब कहने के बाद भी ईरान ऐसा देश नहीं है जो चुपचाप बैठा रहेगा जब उसके सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक को छीन लिया जाए। दशकों से तेहरान ने टकराव की जगह व्यवधान पर आधारित सैन्य रणनीति अपनाई है। ईरान शक्तिशाली नौसेनाओं से सीधे मुकाबले के बजाय अराजकता और अनिश्चितता फैलाने वाली रणनीतियां अपनाता है। तेज हमला करने वाली नावें शिपिंग लाइनों में चलती है। तटीय मिसाइल बैटरियां छिपकर युद्धपोतों पर नजर रखती है। नौसैनिक बारूदी सुरंगें अचानक रास्तों में आ सकती है। ये रणनीतियां सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ईरान ने इनका पहले भी इस्तेमाल किया है और ये वैश्विक व्यापार को बहुत जल्दी हिला सकते हैं। ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत में ईरानी बलों ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर दबाव बनाने की वही रणनीति अपनाई। टैंकरों पर छोटे हमले भी ऊर्जा बाजार को हिला सकते हैं, क्योंकि बीमा लागत बढ़ती है, शिपिंग धीमी होती है और तेल के दाम बढ़ जाते हैं। 1980 के दशक के टैंकर युद्ध में छोटे हमलों ने वैश्विक व्यापार को बड़े झटके दिए थे। खतरा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। ईरान ने मध्य पूर्व में अपने प्रतिनिधि बलों का नेटवर्क बना लिया है, जिससे वह किसी भी संघर्ष को रातों रात व्यापक कर सकता है। अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर हमले शुरू हो चुके हैं। कर्ग द्वीप को लेकर शुरू हुआ संघर्ष जल्दी ही बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। मिसाइल प्रक्षेपण और साइबर हमले बढ़ रहे हैं। टकराव का खतरा पड़ोसी देशों में रोज बढ़ रहा है। नेटवर्क सक्रिय होने पर लड़ाई खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान के साझेदार कई क्षेत्रों जैसे लाल सागर में भी सक्रिय है। यमन के हूथी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से लेस होकर दिखा चुके हैं कि वे बाब अल मंदब जलडमरू मध्य में जहाजों को रोक सकते हैं। 2026 के संघर्ष के कुछ दिनों बाद उन्होंने अमेरिका व इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। ये खतरा वास्तविक है। 2023 से हूथी बलों ने 100 से अधिक जहाजों पर हमला किया है। यह व्यापार मार्ग 12% वैश्विक वस्तुएं ले जाता है, जिस पर दबाव है। तनाव बढ़ने पर कई देशों की नौसेनाएं शिपिंग सुरक्षा में शामिल हो सकती हैं। इस दौरान सऊदी तेल स्थलों पर हमले का खतरा बढ़ता है। वहीं इराक या सीरिया में मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं।
जो एक द्वीप से शुरू होता है वह पूरे क्षेत्र में कई टकरावों में फैल सकता है और इसके परिणाम सिर्फ सैन्य नहीं, मानवीय समस्याएं भी बढ़ेंगी। यमन में सहायता भेजने की प्रक्रिया धीमी या बंद हो सकती है, जिससे लाखों लोगों के लिए भूख की समस्या और बढ़ जाएगी। लाल सागर के रास्ते अनाज आपूर्ति में देरी से वैश्विक खाद्य कीमतें बढ़ सकती है। तटीय समुदाय संघर्ष क्षेत्रों में ड्रोन, मिसाइल और नौसेना गश्त के बीच फंस सकते हैं। ईरान के तेल पर कार्रवाई ऐसा संकट बन सकती है जो दूर दराज आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डालेगी। ईरान छिपकर हमला करने के तरीके ढूंढेगा। उसके पास साइबर हमले सबसे ताकतवर हथियारों में से हैं, जो युद्ध के मैदान से दूर शिपिंग सॉफ्टवेयर, टैंकर ट्रैकिंग या बंदरगाह संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। इन सिस्टम्स में कोई बाधा व्यापार को मिसाइलों जितना ही धीमा कर सकती है। अगर इसमें ड्रोन भी आपूर्ति जहाजों को परेशान करे तो कर्ग द्वीप पर अमेरिकी मौजूदगी बहुत कम होने के बावजूद भी उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ेगा। इससे ऑपरेशन का स्वरूप ही बदल जाता है। द्वीप पर कब्जा जल्दी हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सतत रक्षा और वायु प्रणालियों की चौकसी जरूरी है। नौसेना को शिपिंग लेन पर लगातार निगरानी रखनी होगी। हर सामान लाने वाला काफिला निशाना बन सकता है। आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों का नहीं बल्कि सिस्टम्स के बीच मुकाबला है और इसमें और भी खतरनाक संभावना है। कर्ग द्वीप खोने पर ईरान परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है। नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर हमलों के बाद भी विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास सैकड़ों किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। कुछ पहले ही जमीन के नीचे छुपाया जा चुका होगा। अगर ईरान ने तेल आय खो दी तो नेता सोच सकते हैं कि अब खोने को कुछ नहीं है। वे इंजीनियरों को आदेश दे सकते हैं कि कुछ हफ्तों में यूरेनियम हथियार ग्रेड तक संवर्धित करें। निरीक्षकों ने चेताया है कि ईरान के पास कई परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त सामग्री है, अगर वह पूरी तरह से इन्हें बनाने की ठान ले। परमाणु दौर क्षेत्र में खतरा बढ़ाएगी। परमाणु हथियारों वाला ईरान शक्ति संतुलन बदल देगा। ये भविष्य के हमलों को रोक सकता है, पर हिजबुल्ला या हूती जैसे सहयोगियों को उत्साहित कर सकता है, जिससे वॉशिंगटन को कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। अमेरिकी नेता गहराई में दबे परमाणु स्थलों पर हमले पर विचार कर सकते हैं, जिससे रेडियोधर्मी रिसाव का जोखिम है। इससे खेत, पानी और तटीय क्षेत्रों में जहर फैल सकता है, जिन पर करोड़ों लोग निर्भर है। पड़ोसी देश अपनी सुरक्षा पर फिर से सोचेंगे। ईरान की नई ताकत से डरकर सऊदी अरब और यूएई अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। बीमा कंपनियां खाड़ी में जहाजों का कवरेज हटा सकती हैं, जिससे परिवहन लागत बेतहाशा बढ़ेगी और संकट केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश अब परमाणु खतरे, ऊर्जा संकट और हथियारों की नई दौड़ के साथ वैश्विक आपातकाल बन सकती है। एक और खतरा भी है। अगर ईरानी बलों को पीछे हटना पड़ा तो वे तेल टर्मिनलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाइपलाइनों को उड़ा सकते हैं या भंडारण टैंकों में आग लगा सकते हैं या बुनियादी ढांचे में विस्फोटक लगा सकते हैं। इसका नतीजा खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। स्वाभाविक रूप से इसका नुकसान बहुत तेजी से फैल जाएगा। गर्म उथले पानी में तेल तेजी से फैलता है और कुछ घंटों में पक्षियों, मछलियों व समुद्री जीवों को ढक लेता है, जिससे उनका दम घुटता है और पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद होता है। भारी अवशेष समुद्र में बैठने से झींगा, सीप जैसी प्रजातियां जहरीली हो जाती हैं, जिससे तटीय समुदाय प्रभावित होते हैं। नुकसान यही नहीं रुकता। कोरल रीफ, मैंग्रोव जंगल और आर्द्र भूमियां स्थायी नुकसान झेल सकती है। ये समुद्री जीवन के प्रजनन स्थल और तटरेखाओं के प्राकृतिक अवरोध है। इनका नष्ट होना वर्षों तक असर डाल सकता है। मत्स्य पालन खत्म हो जाएगा और डीसैलिनेशन प्लांट्स भी बंद हो सकते हैं अगर तेल उनके सिस्टम को प्रदूषित करे। समुद्री धाराएं तेल को यूएई या सऊदी अरब के तटों तक ले जाकर सैकड़ों मील तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। मछली उद्योग रातों रात खत्म हो सकता है, डीसैलिनेशन प्लांट्स बंद हो सकते हैं और लाखों लोग साफ पानी से वंचित रह सकते हैं। ऐसी आपदा से राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तेल रिसाव से प्रभावित देश ऑपरेशन को दोषी ठहरा सकते हैं, भले ही तोड़फोड़ ईरान ने की हो। तनाव बढ़ेगा, गठबंधन कमजोर होंगे और प्रतिबंध या जांच की मांग हो सकती है। जो सैन्य सफलता लग रही थी वह वैश्विक संकट बन सकती है। ये तो छोड़िए, दाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। एक विषाक्त खाड़ी खाद्य आपूर्ति को बाधित कर देगी, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगी और उन देशों के बीच तनाव बढ़ा देगी जो हर दिन उन जल क्षेत्रों पर निर्भर है। ये दर्शाता है कि कुछ लक्ष्यों के परिणाम उद्देश्य से ज्यादा
गंभीर हो सकते हैं। अंत में कार्ग द्वीप एक अजीब विरोधाभास बनाता है। नक्शे पर यह छोटा और अलग थलग लक्ष्य लगता है जिसे जल्दी लिया जा सकता है, लेकिन जारी अमेरिकी बमबारी अभियान के दौरान इसे कब्जाने से कहीं बड़ी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है। वॉशिंगटन लंबी और महंगी प्रतिबद्धता में फंस सकता है, जबकि ईरान जवाबी हमले करता रहेगा और वैश्विक ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। खाड़ी में कुछ किलोमीटर जमीन अचानक महीनों तक चलने वाले टकराव का केंद्र बन सकती है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती है। सैन्य योजनाकार ताकत का संतुलन बदलने वाले दबाव बिंदु खोजते हैं। अधिकांश लक्ष्यों का असर सीमित होता है। नष्ट हुआ ठिकाना या नए प्रतिबंध केवल छोटी बाधाएं बनाते हैं, परंतु कभी कभी एक स्थान कई अहम प्रणालियों को जोड़ता है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण पूरी संरचना पर गहरा असर डालता है। कार्ग द्वीप ऐसे ही दुर्लभ नोड्स में है। ईरान का अधिकांश तेल निर्यात यहीं से होता है और यही राजस्व, सरकार, सेना और राजनीतिक स्थिरता को समर्थन देता है। अगर यह पैसा रुक जाए तो पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। एक छोटा द्वीप देश के अधिकतर ऊर्जा निर्यात संभालता है और हर साल अरबों डॉलर राज्य को देता है। अगर कार्ग पर नियंत्रण कभी बदल गया तो उसका असर सिर्फ द्वीप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुत दूर तक फैलेगा। सबसे पहले ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और उसके बाद वैश्विक तेल बाजार, क्षेत्रीय गठबंधन और मध्य पूर्व की सैन्य रणनीतियां भी प्रभावित होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटा द्वीप टैंकर भेजना बंद कर देता है।